सर को दे दूं क्या ये पहला 15-45 मिनट? वो ज्यादा अच्छा है, मैं अगला ही ले लूंगी। भूल जाओ। चलो ऋषु छू। सारी याददाश्त चली गई तुम लोग की। अब वापस आ जाओ केमिस्ट्री में। ओसी गायब, डिलीटेड। इतना सच मत बोलो, हजम नहीं हो रहा है। मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, कल हमने क्या पढ़ा था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जनरल बात कर ली थी, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के तरीकों की बात कर ली थी। ठीक है, आई होप आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं लगा रहे होंगे घर पे। तुझे मना किया था बस, बाकी सबको नहीं मना किया हुआ है। कुछ कुछ क्वेश्चंस, मतलब कुछ मत, अब ये इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी पूरी मॉड्यूल सॉल्व करोगे या 200-400 क्वेश्चन लगा लोगे, ये वाला समय निकल गया अब। तो अब आप क्या करोगे? सेलेक्टिव करोगे। आप लेवल 1 उठाओ, आपके पास जो भी मॉड्यूल है उसका लेवल 1 उठाना है, क्योंकि आपको जेई मेन अभी बोर्ड सर पे है, और उसके बाद जेई मेन। जिनका बोर्ड है तो वो तो अपने बोर्ड वाले क्वेश्चन से सॉल्व कर लें, प्रीवियस ईयर के, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। राम है ना। लेकिन जिनका बोर्ड नहीं है, जो ड्रॉपर है, वो जेई मेन एक्सरसाइज उठाएं, और जेई, अच्छा काम कर रहा है अभी, जेई मेन एक्सरसाइज उठाएं, और जेई मेन एक्सरसाइज उठा के भी लेवल 1 को भी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतना टाइम नहीं है आपके पास, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो आप ऑल्टरनेट क्वेश्चन, हर थर्ड क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं करना, ये आसान लग रहा है इसको कर लूँ, ये भी नहीं करना है ना। 3 के मल्टीपल्स में, 4 के मल्टीपल्स में, 2 के मल्टीपल्स में, जैसा आपको अच्छा लगे, जितना आपके पास टाइम अवेलेबल हो उस हिसाब से क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें और उस हिसाब से क्वेश्चन लगाएं। पूरा पूरा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, आपके पास टाइम की कमी है। यू हैव ऑल द सब्जेक्ट्स टू स्टडी, है ना। तो इस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और पढ़ाई करो। क्वेश्चन अगर हम यहाँ कर रहे हैं तो ये करने के बाद जो भी चैप्टर हो रहा है, वो चैप्टर के बाद कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आप उस टॉपिक का, जैसे केमिकल काइनेटिक्स हमने 3 लेक्चर में किए, तो आज जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड 25 से 30 क्वेश्चन तो आज घर पे बना लो। इतना ही बस बनाना है, 25 से 30 क्वेश्चन बना लो, बस इतना बनाओगे। और ऐसा भी करोगे आप तो ऑन एन एवरेज आपके कम से कम भी, चलो 20 क्वेश्चन भी किए तो कम से कम भी 60-65 क्वेश्चन तो आपने कर लिए एक चैप्टर के, बस उतना ही करना है फिलहाल, है ना। सेलेक्टिव नहीं करना है। आप चाहे पीवाईक्यूज पकड़ लो, चाहे लेवल, जेई मेन के पीवाईक्यू पकड़ लो, तुम्हारी मर्जी, और तुम्हारी मर्जी लेवल 1 पकड़ लो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है अभी के लिए। फिर जेई मेन होने के बाद फिर देखेंगे नेक्स्ट राउंड में फिर आपको क्या क्वेश्चंस करने रहेंगे, ठीक है ना। पर वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं करोगे तो फिर ये बहुत वोलेटाइल है, उड़ जाएगा, हाईली वोलेटाइल, जो पढ़ोगे सब गायब हो जाएगा, ठीक है। चलो, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात हो गई थी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताता है? क्या बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? हाँ, किसी रिएक्टेंट, यानी जो भी हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, उनमें से किसी भी चीज पर, किसी भी चीज के कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट कैसे डिपेंड करता है, ये कौन बताता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन। और उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स हैं सबके पावर को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यही बात हुई थी। अब मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करें। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है? नंबर ऑफ स्पीशीज विच अटैक्स साइमल्टेनियसली एंड इफेक्टिवली। कितने स्पीशीज एक साथ कोलाइड कर रहे हैं, साइमल्टेनियस और इफेक्टिव कोलिजन इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एक स्टेप का कोई प्रोसेस है, उसमें कितने स्पीशीज एक साथ कोलाइड कर रहे हैं और इफेक्टिव कोलाइड कर रहे हैं, उनको, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, है ना। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड ओनली एंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। मल्टीपल स्टेप रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड ही नहीं होती है, ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कैसे डिफाइन करोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली एंड इफेक्टिवली, simultaneously and effectively to give product in an elementary reaction is called molecularity of reaction। ये डेफिनेशन याद होना चाहिए, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड कर रहे हैं, एक साथ और इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं जिससे प्रोडक्ट बन जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्युलरिटी, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स और मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। कोई रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है, ऐसे रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी टर्म डिफाइंड ही नहीं है। तो अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए पूछ रहा है तो मॉलिक्युलरिटी की बात करेंगे, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन के लिए पूछ कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड, ठीक है, डिफाइंड नहीं है। फॉर ए रिएक्शन XA + YB गिव्स
P, ये कोई रिएक्शन हो रहा है ना। अगर बोला गया कि एक्सपेरिमेंटली, ध्यान सुनना, एक्सपेरिमेंटली इसका रेट की प्रोपोर्शनैलिटी ऐसे दी गई, मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसा बना है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से आया है कि a रेज टू पावर x b रेज टू पावर y। अगर इतना लिख के दे दिया तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि इसके पावर्स और रिएक्शन के कोएफिशिएंट्स अगर सेम है, मतलब ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन। ये बात पहले हो चुकी है कि अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो ये पावर्स है और रिएक्शन के कोएफिशिएंट सेम है, अगर मतलब वो क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर कोई मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है तो उसका अगर आरडीएस आपको बता दिया जाए तो आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हो। अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब क्या हुआ कि वही आरडीएस है, तो उसके कोएफिशिएंट्स को आप पावर में लगा सकते हो। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ और उसके कोएफिशिएंट से मैच कर रहा है तो आप बोल सकते हो एलिमेंट्री है, और लिख के दे दिया कि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आप रेट लॉ एक्सप्रेशन बना सकते हो कोएफिशिएंट्स लगा करके, वाइस वर्सा। ठीक है ना। तो इससे ये पता चल गया रिएक्शन कैसा है, एलिमेंट्री, यानी इसका ऑर्डर कैसा है, x प्लस वाई। अब रिएक्शन एक स्टेप में ही हो रहा है, एक स्टेप में हो रहा है, एक स्टेप में हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक स्टेप को इसमें इसको रिएक्ट करके इसमें कन्वर्ट होना है तो ए के कितने मॉलिक्यूल्स, x मॉलिक्यूल, और बी के कितने मॉलिक्यूल्स, y मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड करने चाहिए। अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो ए के x और बी के y मॉलिक्यूल्स एक साथ भिड़ने चाहिए। तो अगर ये सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ भिड़ेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। समझ में आई बात। मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए डिफाइंड होती है, ऑर्डर किसी भी प्रोसेस के लिए डिफाइन हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर के लिए सिंगल स्टेप होना जरूरी नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए डिफाइंड है ना। तो किसी सिंगल स्टेप रिएक्शन के जो ऑर्डर होगी वही क्या होगी, उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी होगी। ठीक है ना। तो ऑर्डर यहाँ पे x प्लस वाई और मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होगी, x प्लस वाई। सो फॉर एनी एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, सेम होगा 99% केसेस में। 99% केसेस में 1% में गड़बड़ होगा। कौन सा वाला, कौन सा 1% गड़बड़ करेगा, जब ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम नहीं आता है तो क्या स्पेशल होता है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है जहां पे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम नहीं आ रही है, मतलब वो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट है सेकंड है जो भी है, पर उसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर नहीं, मतलब वो क्या है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो मोस्टली तो क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर 99% टाइम सेम होगा, लेकिन वो 1% है जहां पे सेम नहीं होगा, है ना। उस रिएक्शंस को भी देखेंगे अपन। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है ना, NH4NO2 डिकम्पोज करके N2 + 2H2 ये रिएक्शन बन रहा है ना। इसका रेट ऐसा दिया है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ऐसा रेट दिया हुआ है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि गिवन रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना। यहाँ पे कोएफिशिएंट, यहाँ पे पावर 1, वहां पे कोएफिशिएंट 1, मतलब गिवन रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इसका ऑर्डर 1, मॉलिक्यूलरिटी भी 1, ऑर्डर भी 1 और मॉलिक्यूलरिटी भी 1। क्लियर। 2HI गिव्स H2 + I2, ये एक रिएक्शन है। एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि इसका रेट ऐसा है, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब इसका ऑर्डर 2 और मॉलिक्यूलरिटी भी 2। ठीक है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। 2NO + O2 गिव्स 2NO2, ये ऐसा पाया गया। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, एलिमेंट्री रिएक्शन, तो ऑर्डर 3, मॉलिक्यूलरिटी भी 3। क्लियर। अब जैसे मान लो ये रिएक्शन है, क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो रही है। दिस इज एस्टर, RCOOR, एस्टर है। एस्टर के हाइड्रोलिसिस से एसिड प्लस अल्कोहल बन रहा है। दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, ये रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है ना, एक स्टेप में ये रिएक्शन होता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन इसका ऐसा आया, ये इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब ध्यान से देखना, ये जो प्रोसेस है, जब आप एस्टर के हाइड्रोलिसिस कराते हो तो वाटर इज टेकन इन एक्सेस, खूब सारा हाइड्रोलिसिस मतलब खूब सारा पानी डाल दिया है, खूब सारा पानी डाल दिया है। तो वाटर एक्चुअली क्या है, एक्सेस में। जब आपने बहुत सारा वाटर डाल दिया है तो उसमें से 1-2 मोल यूज भी हो जाए, रिएक्शन में क्या कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, नहीं। यानी पानी के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने या घटाने से रेट ऑफ रिएक्शन को कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं। तो एक्चुअली ये कांस्टेंट है, तो दिस कांस्टेंट इनटू दिस कांस्टेंट विल गिव अ न्यू कांस्टेंट। तो आपका क्या बन जाएगा, रेट इक्वल टू K डैश इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, है ना। रेट इक्वल टू K डैश इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर। भाई इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पे, क्योंकि पानी एक्सेस में है, एस्टर के हाइड्रोलिसिस में आपने क्या किया है, एस्टर में खूब सारा पानी डाल दिया है, तो क्योंकि पानी एक्सेस में है तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे, उससे रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी एक्चुअली पानी के कॉन्सेंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर मैं पूछूं इसका ऑर्डर क्या होगा तो क्या बोलोगे, 1, ऑर्डर 1, है ना, ऑर्डर 1 है। अब मैं पूछूं इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या है, क्या ये अकेले हाइड्रोलाइज होकर के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। हाइड्रोलाइज होने के लिए क्या जरूरी है, पानी होना
जरूरी है। अगर पानी नहीं रहेगा तो हाइड्रोलिसिस होगी नहीं। मॉलिक्युलरिटी का क्या मतलब, वो कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ टकरा रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो जब तक पानी रहेगा नहीं तब तक तो ये इसमें टूटेगा नहीं, इसलिए पानी का होना जरूरी है। इसलिए मॉलिक्युलरिटी क्या है इसकी 2। तो ऐसे एलिमेंट्री रिएक्शंस जहां पे मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर सेम ना आए उनको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो के साथ क्या लगाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है पर कायदे से फर्स्ट ऑर्डर नहीं है ना। सो इट इज कॉल्ड अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, समझ आ गई बात। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए एस्टर की हाइड्रोलिसिस, ऑप्शन में 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर ऐसे दिया हो तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन ऑप्शन में एस्टर के हाइड्रोलिसिस के लिए फर्स्ट ऑर्डर और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर दोनों ऑप्शंस हैं, मतलब यू विल गो फॉर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, है ना। अगर आपको एस्टर के हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन दे दिया और आपको टाइम से या कंसंट्रेशन से रिलेटेड कोई बात पूछ ली गई तो आप कौन सा अप्लाई करोगे, फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स, यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो भी आपने इक्वेशंस पढ़े थे वो इक्वेशन अप्लाई करोगे। तो एस्टर के हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन इन डिटेल सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से सॉल्व करोगे। लेकिन आपको दिमाग में रहना चाहिए इट इज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, 2। ठीक है, सेम इज द केस विथ हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, है ना, केन शुगर मतलब चीनी, सुक्रोज, है ना। तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस लिखा हो, केन शुगर का इन्वर्जन लिखा हो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, एक ही बात है। जब भी केन शुगर या सुक्रोज हाइड्रोलाइज होता है तो क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का मिक्सचर कैसा होता है, लीवोरोटेटरी, सो इट इज कॉल्ड एज इन्वर्जन। लास्ट क्लास में ये बात हुई थी। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर जो है, अगेन केन शुगर में पानी डाल के उसको तोड़ रहे हैं ग्लूकोज ऑफ फ्रक्टोज में, है ना। तो बिना पानी के क्या ये रिएक्शन होगा, नहीं। तो मॉलिक्युलरिटी तो क्या होगी, 2। ठीक है, पर सिंगल स्टेप रिएक्शन है और इस सिंगल स्टेप रिएक्शन में पानी जो है बहुत सारा प्रेजेंट है, बहुत सारा पानी प्रेजेंट है। तो पानी के कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्चुअली कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1। ऑर्डर 1 है, मॉलिक्युलरिटी 2 है, सो दिस इज अगेन अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स में बताया था मैंने, क्या क्या बताया था, एक तो इन्वर्जन वाला भी बताया था और दूसरा हाइड्रोलिसिस भी बताया था, और भी बताए थे। पर ये दो जो फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल्स थे एक्चुअली दीज आर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। एक्चुअली ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है ना। वही सारी बातें यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये ऐसा हो सकता है, पर पानी एक्सेस में है इसलिए फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन बिना पानी के रिएक्शन होगा नहीं, इसलिए मॉलिक्युलरिटी क्या है इसकी, 2, और इसलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एस्टर के हाइड्रोलिसिस और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। आपको एक छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल, हो सकता है एक छोटा सा क्वेश्चन 2 नंबर वाला, है ना। तो आप यही करोगे, क्या करोगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब those reactions, those elementary reactions where order and molecularity is not equal is called pseudo first order reaction। एग्जांपल में कोई भी एक एग्जांपल विद रिएक्शन लिख देना आप, ठीक है। नेक्स्ट, NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2, ये रिएक्शन है। इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आया है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि वहां पे जो कोएफिशिएंट्स हो, यहाँ जो पावर है वो सेम नहीं है। तो हमको ये पता चल गया कि सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, नॉट डिफाइंड। मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है तो इसकी मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड नहीं है, और ऑर्डर इसका क्या होगा, 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, इसकी मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड नहीं होगी। If all the steps are known, molecularity of each step separately can be defined। ध्यान समझना, अगर कोई मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है और उसके सारे स्टेप्स आपको लिख के दिए गए हैं तो हर एक स्टेप की मॉलिक्युलरिटी आप अलग अलग तो बता सकते हो, हर एक स्टेप की मॉलिक्युलरिटी आप अलग अलग बता सकते हो, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। मोस्टली मॉलिक्युलरिटी टर्म दिया ही गया है किसके लिए, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए। तो जब मल्टीपल स्टेप रिएक्शन को बहुत सारे पार्ट्स में लिख दे रहे हो तो हर एक स्टेप उसका क्या है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो हर एक स्टेप के लिए अलग अलग मॉलिक्युलरिटी बता सकते हो पर पूरे रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी आप नहीं बता सकते हो, ठीक है, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी इज नॉट डिफाइंड। यहां तक कोई बात समझ में आ गई। किसी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3 से ज्यादा मॉलिक्युलरिटी कभी नहीं हो सकती है ना। मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती है, क्लियर। तो अगर कोई रिएक्शन, ध्यान सुनना, अगर कोई रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कंबाइन कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट साइड में है वो तो 5 आ गया,
तो क्या वो रिएक्शन कभी सिंगल स्टेप रिएक्शन हो सकता है? नहीं। अगर वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता तो सबको जोड़ के मोलिकुलैरिटी आती, मोलिकुलैरिटी 5 हो नहीं सकती है। तो कभी भी टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स 3 से ज्यादा हो जाए तो आपको ऐसे ही समझ जाना है कि वो सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। समझ आ गई बात? क्योंकि मॉलिकुलैरिटी कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। भाई हमने बोला था चैप्टर को 3 पार्ट में पढ़ रहे हैं। पहला क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें हमने वो dx/dt वाला इक्वेशन लिखा था, वो लिखना सीखा था, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स किए थे। दूसरा क्या था? फैक्टर्स अफेक्टिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग में 2 फैक्टर डिटेल में पढ़ना था, कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर। कॉन्सेंट्रेशन का जो डिपेंडेंस था वो हमने पढ़ लिया रेट लॉ एक्सप्रेशन के फॉर्म में या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में। अब हमको टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ना है। ठीक है ना? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, यानी टेम्परेचर ऊपर या नीचे करने से रिएक्शन का रेट अफेक्ट होगा या नहीं होगा, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब समझना, ज्यादातर केसेस में तो देखा गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, ये जनरल बात हो गई। व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। भाई समझना, आपने 2 कंटेनर्स लिए, ठीक है, यहाँ पे ए के ऊपर आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, इसमें वही कंपाउंड ए लिया, इस पे कोई रिएक्शन करा रहे हो, दोनों जगह ए के ऊपर रिएक्शन करा रहे हो। यहाँ पे ए का कॉन्सेंट्रेशन ले लिया आपने 5 मोलर, यहाँ पे भी ए का कॉन्सेंट्रेशन ले लिया आपने 5 मोलर, तो दोनों जगह ए का कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने रिएक्शन कराया 25 डिग्री सेल्सियस पे और ये वाला रिएक्शन आपने कराया 35 डिग्री सेल्सियस पर। क्या चेंज हुआ? सिर्फ टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर। अब ये रिएक्शन 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर हो, कोई भी ऑर्डर का हो, इसका रेट एक्सप्रेशन लिखोगे तो रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर ऑफ एक्स। इसका भी वही होगा, वही रिएक्शन हो रहा है, तो रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर ऑफ एक्स। आपने कंसेंट्रेशन सेम रखा है दोनों जगह, तो ए टू द पावर ऑफ एक्स की वैल्यू तो क्या होगी? सेम होगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर रेट बढ़ रहा है, इसका रीजन क्या होगा? के बढ़ रहा होगा। समझ में आई बात? टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है, इसका रीजन क्या है? के बढ़ रहा है। क्लियर और नॉट? है ना? तो वही बोल रहा है, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन व्हेन टी इंक्रीजेस रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस, के की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन आपने सेम रखा है, डिपेंडेंस उसका सेम है ना? तो टेम्परेचर सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर रहा है और कुछ चेंज ही नहीं कर रहा है, तो कुल मिला के क्या हो रहा है? रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट कांस्टेंट जनरली इंक्रीजेस। ठीक है, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब डिपेंडेंस जो है वो के का टी पे कैसे देखा जाए? के का रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर पर डिपेंडेंस कैसे देखा गया? इसके 2 तरीके हैं। बढ़ तो रहा है, पर किस हिसाब से बढ़ रहा है? क्या इक्वेशन से बढ़ रहा है? लीनियर बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है, कैसा बढ़ रहा है वो? तो इसके 2 तरीके हैं, एक तो है अप्रोक्सीमेट मेथड और दूसरा है एक्यूरेट मेथड। अप्रोक्सीमेटली ऐसा देखा गया है कि जब टेम्परेचर हम लगभग 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन नियरली 2 टाइम्स हो जाता है। हर 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? लगभग डबल हो जाता है। एग्जैक्टली 2 है जरूरी नहीं हो, 1.9, 1.8, 2.3 ऐसा, नियरली 2 टाइम्स हो जाता है। ये अप्रोक्सीमेट मेथड है। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल्स, ये अप्रोक्सीमेट मेथड है ना? जनरली ऑन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट नियरली डबल, है ना? तो 10 डिग्री राइज पे मतलब पहले तो हमने रेट कांस्टेंट लिखा 25 डिग्री सेल्सियस पे, फिर हमने रेट कांस्टेंट निकाला 35 डिग्री सेल्सियस पे, तो 35 डिग्री सेल्सियस का रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाई 25 डिग्री सेल्सियस का रेट कांस्टेंट, ये जो लगभग डबल हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू आएगी ना 2 या 1.9 या 1.8 या 2.3 जो भी, इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होगा? T डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट और ऊपर क्या लिखेंगे? T+10, है ना? 25 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट और यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट। ये लगभग डबल हो जाएगा, एग्जैक्टली डबल वो जरूरी नहीं है। तो वो जो भी होगा वो क्या होगा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो आपको सिंपलेस्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि बोल देगा फॉर दिस रिएक्शन टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज दिस, रेट ऑफ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज दिस, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट 35 डिग्री सेल्सियस? बता लेंगे। भाई आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट दे दिया, ये पूछा जा रहा है। क्लियर? मतलब ये 3 चीजें, 3 में से कोई भी 2 चीज आपको डायरेक्टली इंडायरेक्टली दी होगी, तीसरी चीज आपको निकालनी होगी, है ना? तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ये टर्म है, बस आपको पता होना चाहिए कितने टाइम्स रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है ऑन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्लियर? इसकी वैल्यू 2 के आसपास होती है। ठीक है,
अब आपको बोला है कोई रिएक्शन हो रहा है, इसके लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 है, रिएक्शन का रेट 20 डिग्री सेल्सियस पे तो x है, 80 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन x है, 80 डिग्री सेल्सियस पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? कौन बोला है? 4x, 64x। हर 10 डिग्री राइज पे क्या हो रहा है जतिन? डबल। तो 20 से 30 हुआ तो 2x, 30 से 40 हुआ तो 4x, 50 होने पे 8x, 60 होने पे 16, फिर 32 और फिर 64। समझ में आई बात? हर 10 डिग्री राइज पे क्या हो रहा है? डबल हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर और नॉट? तो 64x हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कोई समस्या? अब एक्यूरेट डिपेंडेंसी, रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पे एक्यूरेटली कैसे डिपेंड करेगी? तो अप्रोक्सीमेट मेथड है, एग्जैक्ट क्या कैसे वैरी करेगा ये हम निकालते हैं किससे? आर्हेनियस इक्वेशन से। तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, उसके अलावा जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सॉरी आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन से स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं, है ना? तो टेम्परेचर डिपेंडेंस जो है वो आर्हेनियस इक्वेशन उसी को बोलते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन सीधा सीधा बोले तो क्या होता है? K is equal to A e raised to minus EA by RT. This is called as Arrhenius equation where K is rate constant, EA क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, R क्या है? गैस कांस्टेंट, T क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन, E तो आपका एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, और A क्या है? A is called as फ्रीक्वेंसी फैक्टर या आर्हेनियस फैक्टर, या इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तीन टर्म्स है। आर्हेनियस फैक्टर, क्वेश्चन में बहुत बार ए सिंबल नहीं लिखा होता है, आपको लैंग्वेज में जब क्वेश्चन दिया होता है तो वहां पे लैंग्वेज क्या लिखते हैं? ए के लिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या आर्हेनियस फैक्टर। ये तीनों टर्म्स आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये तीनों में से कोई भी नाम अगर लिखा है उसकी वैल्यू दी है तो आप समझ जाइए ए की वैल्यू दी हुई है। आर्हेनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, तो ये तो हो गया आर्हेनियस इक्वेशन जो एज सच आपको याद होना चाहिए। स्ट्रेट इस इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, स्ट्रेट सीधा ये इक्वेशन आपको याद है, आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, सीधा इस इक्वेशन में लगाइए, आपको आंसर मिलने वाला है। K is equal to A e raised to minus EA by RT। ठीक है, अब ये बताओ मुझे K और T के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा? पहले तो लीनियर या कर्व्ड, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। भाई अभी बात हो गई कि टेम्परेचर बढ़ने पे K बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ने पे K बढ़ेगा। आप समझना यहां पे ये इक्वेशन क्या है? K is equal to A e raised to EA by RT, यही तो है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पूरा टर्म क्या होगा? कम होगा। ये पूरा टर्म कम होगा तो ये पूरा टर्म क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ आ गई क्या बात? तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो K विल इंक्रीज। कैसे बढ़ रहा है? एक्सपोनेंशियली। ये पूरा टर्म एक्सपोनेंशियली घट रहा है, एक्सपोनेंशियली घट रहा है तो ये पूरा टर्म क्या होगा? एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रेट इस पे क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? आपके जेईई मेन में भी आता है, नीट में भी आता है। स्ट्रेट बस इस ग्राफ पे K और T का ग्राफ, आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के ग्राफ दिए होंगे। अभी रिसेंटली आया है, लास्ट ईयर ही आया था, लास्ट ईयर आया था किसी शिफ्ट में ये, आई होप लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर, तुम्हारे एग्जाम में ही आया था शायद, हाँ लास्ट ईयर आया था ये एग्जाम में। ठीक है, तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, K और T के बीच का रिलेशन। बढ़ेगा ये तो तय है, कैसे बढ़ेगा? एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। ठीक है, वैसे भी समझना हर 10 डिग्री पर डबल हो रहा है तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज ही तो है। 10 डिग्री बढ़ने पर डबल होने का क्या मतलब हुआ? एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ दिख रहा है। कैसे पता चला? आर्हेनियस इक्वेशन से। ठीक है, कोलिजन थियरी। अच्छा, ये आर्हेनियस इक्वेशन आया कहां से? सवाल उठता है आर्हेनियस इक्वेशन आया कहां से? तो आर्हेनियस इक्वेशन आया कोलिजन थियरी से। ठीक है, अब बहुत ज्यादा डिराइव तो नहीं करेंगे लेकिन फिर भी कोलिजन थियरी बार बार आपके नोट्स वगैरह में आपने लिखा होगा, कोलिजन थियरी का पढ़ा हुआ रहता है, तो थोड़ा बहुत कोलिजन थियरी समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है कोलिजन थियरी। कोलिजन थियरी क्या कहता है कि दो मॉलिक्यूल्स A2 और B2 कंबाइन करके अगर AB बना रहे हैं, A2 एंड B2 इज कंबाइनिंग टू फॉर्म AB, तो कोलिजन थियरी कहता है कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके AB अगर बना रहे हैं तो इसके लिए दो चीज रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है? कि ये दो मॉलिक्यूल्स एक साथ भिड़े
साइमल्टेनियस भिड़े और इस तरह से भिड़े कि वो दो तरह के बैरियर को क्रॉस करे, इनका जब कोलिजन हो। अच्छा ये बताओ A2 और B2 के हर कोलिजन से क्या प्रोडक्ट बनता है? नहीं। जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच में क्या हो रहा है? कोलिजन्स हो रहे हैं। डू ऑल कोलिजन लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन? ऑब्वियसली नॉट। हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो वो कौन से कोलिजन है जिनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है? तो दो चीजें हैं। जब कोई कोलिजन हो तो उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको देखनी होती है ना, यानी दो तरह के बैरियर्स हैं जो क्रॉस करने होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को टू गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। एक तो बैरियर होता है एनर्जी बैरियर और दूसरा होता है ओरिएंटेशन बैरियर। एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर, यानी कि जो दो मॉलिक्यूल भिड़ रहे हैं वो प्रॉपर एनर्जी से भिड़े, है ना, ऐसे चल रहे हैं ऐसे चिपक के चले गए, बस प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एक प्रॉपर मिनिमम एनर्जी है जिससे वो भिड़ेंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये एनर्जी बैरियर क्रॉस होना चाहिए। और दूसरा बैरियर क्या है? ओरिएंटेशन बैरियर। समझते हैं ओरिएंटेशन बैरियर क्या है ना? नॉट ऑल कोलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर इफेक्टिव। फॉर इफेक्टिव कोलिजन देयर आर टू बैरियर्स, एक ओरिएंटेशन बैरियर और दूसरा क्या है? एनर्जी बैरियर। अब ओरिएंटेशन बैरियर क्या है? A2 और B2 को कंबाइन करके A भी बनाना है। अब ये दोनों ऐसे भिड़ रहे हैं साइड साइड से, तो क्या होगा? A B की तरफ और इस A का B के साथ अट्रैक्शन होगा। जब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ऑब्वियसली इनके बीच के अट्रैक्शंस क्या होंगे? कमजोर पड़ेंगे। तो जब ये इसके साथ थोड़ा सा बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ थोड़ा बॉन्ड बनेगा, तो ये वाला बॉन्ड कमजोर होगा, ये वाला बॉन्ड कमजोर होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? AB दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। वही चाहिए था। तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ऐसे कोलिजन हुआ, भाई A के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, वो आड़े टेढ़े कैसे भी घूम रहे हैं, तो A2 और B2 साइड साइड से भिड़े, तो अब क्या होगा? ये A और B के बीच में अट्रैक्शन तो डेवलप हुआ, लेकिन ये A और B के बीच में कोई अट्रैक्शन डेवलप हुआ नहीं। तो इस बॉन्ड के कमजोर होने के चांस, मतलब इस बॉन्ड को ये तो चाह रहा है तोड़ना, क्योंकि इसको तो मिल रहा है दूसरा साथी, पर ये क्या इस बॉन्ड को तोड़ना चाह रहा है? नहीं। तो क्या ये बॉन्ड उतना कमजोर हुआ? नहीं। तो ये बॉन्ड उतनी आसानी से नहीं टूटेगा, तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। इसमें क्या हो रहा है? ये भी चाह रहा था कि ये बॉन्ड टूट जाए, ये भी चाह रहा था ये बॉन्ड टूट जाएगा, तुरंत टूट जाएगा। इसमें ये दोनों चाह रहे थे बॉन्ड टूटना, टूट जाएगा, लेकिन एक कह रहा है टूट जाए, एक कह रहा है नहीं टूटे, तो क्या ये बॉन्ड टूटेगा? अगर ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो क्या नया बॉन्ड बनेगा? नहीं। तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है ना। या फिर ये रैंडम ऐसे भिड़ गए, ये जाके इधर बीच में भिड़ गया, बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा। समझ में आई बात? यानी बहुत जोर से ही भिड़ रहे हैं लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन से नहीं भिड़ रहे हैं, तो वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर? तो एक तो ओरिएंटेशन बैरियर है जो क्रॉस करना पड़ेगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन से भिड़े। दूसरा जो बैरियर क्रॉस करना होता है वो होता है एनर्जी बैरियर, है ना। जब दो मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं तो उनमें कुछ मिनिमम एनर्जी बैरियर है जो क्रॉस होना चाहिए। भाई टकरा रहे हैं तो कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो एनर्जी उस मॉलिक्यूल की एनर्जी को इतना राइज कर दे कि वो एक मिनिमम एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाए, है ना। देखो यहां पे हमने लिया एनर्जी, यहां हमने लिया रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स मतलब रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ, ठीक है। यहां रिएक्टेंट और यहां हमने लिया प्रोडक्ट। ऐसा ग्राफ आपने अक्सर देखा होगा। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी एनर्जी इतनी है, इसको ट्रांसफॉर्म होकर जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी है। क्लियर? अब ये क्या बता रहा है कि अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस क्या बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो मिनिमम इतनी एनर्जी इसको आनी पड़ेगी, तब तो ये इसमें कन्वर्ट होगा। भाई इंडिया और नेपाल के बीच में कोई सुरंग नहीं बना हुआ है, कोई टनल नहीं है ना। तो इंडिया से नेपाल जाना है तो क्या है, चढ़ चढ़ के पहाड़ के ऊपर जाएंगे, नेपाल में जाके भले वापस उतरना है। तो वैसे तो देखो बिल्कुल सामने सामने ही जाना है ना, लेकिन टनल तो है नहीं, तो पूरा चढ़ना पड़ेगा और पूरा उतरना पड़ेगा। तो उतना हमारे पास एनर्जी है, उतनी हमारे पास पैसा है, उतना हमारे पास फ्यूल है, तो हम चढ़ के जाएंगे और फिर उतरेंगे, है ना। पैसा नहीं है या फ्यूल नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो हम वहां पे चढ़ के वापस उतर नहीं पाएंगे। यानी अगर यहां आना है तो कम से कम यहां तक चढ़ना पड़ेगा, जब तक यहां तक नहीं चढ़ेंगे तब तक यहां नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बाद तो एनर्जी रिलीज हो। तो ये मिनिमम एनर्जी है जो इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होना चाहिए आफ्टर द कोलिजन्स। रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल की एनर्जी तो इतनी है, ये इतनी एडिशनल एनर्जी कहां से आ रही है? कोलिजन्स की वजह से आ रही है। तो कोलिजन्स ऐसे प्रॉपर हो कि इतनी एनर्जी अटेन हो जाए कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर पाए, तो वो कोलिजन क्या होगा? इफेक्टिव। अगर कोलिजन्स के कारण इतनी एनर्जी अटेन नहीं कर पा रहा है तो वो कोलिजन क्या होगा? इनइफेक्टिव। तो वो फिर वापस यहां तक चढ़ेगा, वापस गिर जाएगा।
है ना, यहां से यहां तक की भी एनर्जी अटेन किया, यहां तक नहीं पहुंच पाया तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, वापस फिर से उसको फिर से भिड़ना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा एनर्जी और अटेन करे। समझ में आई बात? तो मिनिमम एनर्जी, ध्यान सुनो, मिनिमम एनर्जी दैट रिएक्टेंट मस्ट एक्वायर टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कहां से कहां का गैप है? रिएक्टेंट से यहां तक। अच्छा, ये स्टेट जो होता है करेक्ट, ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है, ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो यहां तक उसको जाना पड़ेगा। अब समझना, ये जो एनर्जी है, क्या इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे? नहीं, ये कौन सी एनर्जी है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है। मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी है जो टोटल उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए। उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास टोटल जितनी एनर्जी चाहिए कि वो प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो, क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। मान लो थ्रेशोल्ड एनर्जी है 50 जूल, 50 जूल। तो भाई रिएक्टेंट की अपनी भी तो कुछ एनर्जी होगी ना, रिएक्टेंट के पास अपनी भी तो कुछ एनर्जी है। तो मान लो रिएक्टेंट की एनर्जी है 15 जूल, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसको मिनिमम 50 जूल की एनर्जी चाहिए। 15 तो उसके पास पहले से प्रेजेंट है, तो उसको कितना और चाहिए एक्टिवेट होने के लिए? 35। तो दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ गया? ये टोटल एनर्जी जो क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्टेंट की एनर्जी उसमें से माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी। यहां से यहां जब हम जा रहे हैं, ये वाला रिएक्शन क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन। इधर से इधर क्या है? बैकवर्ड रिएक्शन। तो इधर से इधर गए तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये एफ। और ये जो डिफरेंस है इसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या बोलेंगे? बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ये है ना, उल्टा जाना है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में देखो, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है तो प्रोडक्ट क्या यूं ही रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, प्रोडक्ट की एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी भले ही प्रोडक्ट से कम है, अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन करा रहे हैं तब भी इस प्रोडक्ट को कम से कम इस बैरियर को टच करना पड़ेगा, तभी वो इसमें जाएगा। ओवरऑल एनर्जी रिलीज ही होगी। इसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी एनर्जी कम है, तो ओवरऑल एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। लेकिन उसके पहले उसको इतनी एनर्जी एक्वायर करनी पड़ेगी, तब वो रिलीज करेगा। तो दिस गैप गिव्स एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दिस गैप गिव्स एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का गैप है, ये वाला गैप, इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये प्रोडक्ट की एनर्जी और ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है? प्रोडक्ट की ज्यादा है। तो प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक? प्रोडक्ट की ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, तो क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके लिए डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। भाई प्रोडक्ट की ज्यादा, रिएक्टेंट की कम है, माइनस करोगे पॉजिटिव आएगा। तो दिख भी रहा है कि ये क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट ऊपर होता, प्रोडक्ट नीचे होता, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओवरऑल तो एनर्जी रिलीज होगी। तो ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक होगा, हो सकता है, लेकिन फिर भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाने के लिए एक एनर्जी बैरियर जो बहुत ऊपर है उसको क्रॉस करना है, तो मिनिमम एनर्जी तो उसको अटेन करना पड़ता है, दैट एनर्जी इज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ध्यान सुनो, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी या बैकवर्ड रिएक्शन की? अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो। ये रिएक्शन कैसा है? एंडोथर्मिक। फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ये है, बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ये है, तो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट कहां आएगा? नीचे आएगा, तो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। ये सारी बातें कहां से क्लियर हो जा रही? ग्राफ से। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए, एक बार फटाफट ग्राफ बना लो, बहुत क्लियरली दिखेगा क्या ज्यादा है क्या कम है, कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है। समझ आ गई क्या बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, ये सारी बात जो मैंने आपको बताई अब लिख दिया मैंने। ER क्या है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। TP क्या है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। ET टोटल एनर्जी। ये क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। और ये क्या हो जाएगा? थ्रेशोल्ड में से रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस कर दोगे तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मैंने आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? कौन बता रहा है आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन सर, K इक्वल टू A e रेस टू माइनस E by RT। ये आर्हेनियस इक्वेशन। ये आया कैसे?
तो बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी कोलिजन थियरी के हिसाब से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इधर हमने क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी। इधर हमने लिया है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और इधर क्या लिया है, काइनेटिक एनर्जी। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये क्या है, फ्रैक्शन। मतलब टोटल मॉलिक्यूल में, अच्छा मान लो कंटेनर में 100 मॉलिक्यूल है, क्या सबकी स्पीड बराबर है, नहीं, सबकी स्पीड बराबर नहीं, सबकी काइनेटिक एनर्जी भी बराबर नहीं है ना। तो कुछ मॉलिक्यूल्स, अच्छा सबकी अलग हो ऐसा भी जरूरी नहीं है ना। 100 में से मान लो 10 की स्पीड है x, है ना, 20 की स्पीड है मान लो 1.5x, है ना, कुछ 25 की स्पीड है मान लो 3x, सबकी अलग अलग स्पीड है। तो मैं पूछूं 3x वाले मॉलिक्यूल का कितना फ्रैक्शन है, 25/100, 1/4 फ्रैक्शन। समझ में आ गई बात। तो इधर हमने क्या लिखा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं, मेक श्योर ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी वो स्पीड है, ठीक है, या उसके करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी। और इधर हमने क्या लिया है, काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ किसी कंटेनर में अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो बहुत कम काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं या कम होते हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो, बहुत कम होते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो वो भी बहुत कम होते हैं। ज्यादातर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी कहीं बीच में हो। तो आप ग्राफ बनाओगे कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, आएगा या नहीं, मतलब ये तो जीरो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल जीरो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी जीरो, भाई कुछ तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल में, ठीक है। अब इतने फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी, ध्यान से देखना, इतने फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स इतने ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी कहीं यहां पर है, ये बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल है। इतनी काइनेटिक एनर्जी वाले कितने फ्रैक्शन है, इतने फ्रैक्शन है, मतलब मान लो ये है 2/10, ये फ्रैक्शन हो गया 2/10, ध्यान समझना, ये फ्रैक्शन क्या है 2/10। तो 10 में से 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, इतनी है, ये तो है, हर 10 में से 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी मुझे ही बंद कर देगा ये, तो 10 में से 2 मॉलिक्यूल्स है जिसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, ठीक है। अब इसको आगे लेके जाओ अगर, तो 2 और मॉलिक्यूल्स है जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, टोटल 10 मॉलिक्यूल है, 10 में से 2 मॉलिक्यूल है जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, 2 और मॉलिक्यूल्स है जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, बाकी मॉलिक्यूल्स इस रेंज में आ रहे हैं। समझ में आ रही बात, यानी बहुत कम काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स बहुत कम होते हैं, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम होते हैं। ज्यादातर मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनकी एवरेज कहीं काइनेटिक एनर्जी रहती है ना, तो वो सब इधर आ जाएंगे, वो फ्रैक्शंस इधर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा यहां कहीं जाकर के, एक मिनट, हाँ यहां कहीं एक्टिवेशन एनर्जी है, ये वाला, ये लाइन जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी की लाइन है। भाई इधर काइनेटिक एनर्जी है ना, तो इधर मान लो 2 4 6 8, यहाँ 10, यहाँ 12, ऐसे लेबलिंग है काइनेटिक एनर्जी इन एनी यूनिट, है ना। अब मान लो किसी प्रोसेस के लिए कोई रिएक्शन करा रहे हैं, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी मान लो 10 किलो जूल है। कोई प्रोसेस है जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, 10 किलो जूल। तो 10 किलो जूल एनर्जी कितने मॉलिक्यूल्स ने अटेन की, इतने फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के हैं जो 10 किलो जूल या उसकी ज्यादा की एनर्जी अटेन कर रहे हैं। समझ में आई बात, बाकी मॉलिक्यूल्स तो उससे कम एनर्जी वाले हैं। तो एक्चुअली प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं, दिस मच फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज गेटिंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। समझ में आई बात। तो इस ग्राफ से निकल के आया कि नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और बताऊं, अब मान लो टेम्परेचर बढ़ाओगे, ध्यान सोचना, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ता है, पहले बताओ, नहीं, बैरियर तो वही है जिसको क्रॉस करना है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, पहले अगर 3 मॉलिक्यूल उस बैरियर को क्रॉस कर रहे थे, अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दी तो अब क्या होगा, 3 की जगह हो सकता है 5 मॉलिक्यूल उस बैरियर को क्रॉस करने लगेंगे, यही तो होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी क्रॉसिंग दैट सेम बैरियर। तो पहले रूम टेम्परेचर पे अगर 10 में से 3 मॉलिक्यूल उस बैरियर को क्रॉस कर रहे थे, टेम्परेचर हमने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो अब हो सकता है 3 की जगह 5 या 7 मॉलिक्यूल उस बैरियर को क्रॉस कर रहे होंगे।
यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज गोइंग टू क्रॉस दैट एनर्जी बैरियर विल इंक्रीज। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो उस बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, है ना। पहले 3 क्रॉस कर रहे थे, अब 7 क्रॉस कर रहे हैं। तो पहले फ्रैक्शन क्या था 3/7, अब कितना हो गया 3/10, अब कितना हो गया 7/10। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज क्रॉसिंग दैट बैरियर इज इंक्रीजिंग। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर T2 हमने ले लिया विच इज ग्रेटर देन T1, तो इस टेम्परेचर पे हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। भाई 7 मॉलिक्यूल, ध्यान समझना, अगर 7 मॉलिक्यूल इस बैरियर को क्रॉस करने लगे 10 में से, तो बाकी जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, कम हो जाएगा ना। यानी एरिया अंडर द कर्व तो क्या है, कांस्टेंट है। एरिया अंडर द कर्व क्या है, कांस्टेंट है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल फ्रैक्शन मिलाकर कितना होगा 1। सारे फ्रैक्शंस को जोड़ लोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। तो एरिया अंडर दिस कर्व इज फिक्स, ठीक है, वो कांस्टेंट है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर ये ऊपर हो गया तो यहां से पीक क्या होगी, नीचे चली जाएगी, क्योंकि कर्व के अंदर का एरिया क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ गई बात। तो ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब इसी एनर्जी को क्रॉस करने वाले फ्रैक्शंस क्या हो गए, बढ़ गए। तो अब ग्राफ आपका ऐसा आ गया। समझ में आ गई बात। तो ये कैसे बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। तो देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज गोइंग टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर, वो किस इक्वेशन से दिया जाता है, e⁻⁻⁸ ये कोलिजन थियरी है। दिस इज कोलिजन थियरी कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसा ग्राफ हम लोग कौन से चैप्टर में और पढ़ते हैं, गैसियस स्टेट में पढ़ते हैं। सेम ऐसा ही ग्राफ पढ़ते हैं गैसियस स्टेट में। अब गैसियस स्टेट क्योंकि जेईई मेन के सिलेबस में नहीं है ना, नीट के सिलेबस में भी नहीं है, बोर्ड का वो टॉपिक नहीं है, तो इसलिए मोस्टली बच्चे नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो क्या गैसियस स्टेट चैप्टर में ऐसा ग्राफ पढ़ते हैं किसके लिए, नंबर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ पढ़ते हैं। आपने कहीं पहले का पढ़ा होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जो कभी नहीं पढ़ा, एक बार भी नहीं पढ़ा है ना। कभी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, VRMS, V एवरेज, याद आ रहा है। तो वहां भी बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, हाँ फिजिक्स में भी पढ़ते होगे KTG में, है ना। मैक्समैन बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व याद आ रहा है, मैक्समैन बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। वहां पे मैक्समैन बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी तो ऐसा ही होता है, बस वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, और या क्या होता है, वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है ना। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी के साथ भी बिल्कुल वैसा ही ग्राफ बनता है। समझ में, इसको बोलते हैं बेल शेप्ड ग्राफ, ऐसा आपको पढ़ाया जाता है वहां पे, ठीक है। तो क्या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच क्रॉस द एनर्जी बैरियर इज इक्वल टू e⁻⁻⁸ इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब कभी कभी आपको आर्हेनियस इक्वेशन याद है, पर बहुत बार आप इसको ध्यान नहीं देते हो। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच इज गोइंग टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर इज e⁻⁻⁸ ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो अब इसको तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहा है वो ये है, ठीक है। जितना ज्यादा क्रॉस करेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस। भाई जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द बैरियर and that is equal to e⁻⁻⁸ so rate is proportional to e⁻⁻⁸ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो जो कांस्टेंट आएगा वो k नहीं है, a है, दैट इज आर्हेनियस फैक्टर। ये आ गया आपका आर्हेनियस इक्वेशन। कहां से आया, कोलिजन थियरी से, ठीक है। तो ओवरऑल मुद्दे की बात यह है कि ये इक्वेशन आपको अभी याद होना चाहिए, k इक्वल टू a e⁻⁻⁸ अब एक्टिवेशन एनर्जी कैसे फाइंड आउट करें। एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसा टर्म है जिसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। कोई तरीका नहीं है कि कोई एक्सपेरिमेंट करा के आप ये पता कर लो कि कितना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटल एक्टिवेशन एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ग्राफ से फाइंड करते हैं। दिस इज मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली आप क्या फाइंड कर सकते हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, तो अलग अलग टेम्परेचर पे आप रिएक्शन की रेट फाइंड कर सकते हो क्या। भाई टेम्परेचर इतना है तो रेट ऑफ रिएक्शन x है ना। टेम्परेचर हमने चेंज किया, रेट ऑफ रिएक्शन y हो गया। तो आप टेम्परेचर चेंज के साथ रेट फाइंड कर सकते हो या नहीं, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं। रेट आपने फाइंड कर लिया तो उससे k भी फाइंड कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन पता है तो k फाइंड हो जाएगा कि नहीं, रेट बाई डिवाइड बाई a⁻⁴x, x आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन किस ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है। तो k फाइंड हो गया, यानी टेम्परेचर के साथ आप रेट फाइंड आउट कर सकते हो एक्सपेरिमेंटली, और रेट आ गया तो k भी आ जाएगा। यानी अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग k की वैल्यू आपको मिल गई नहीं। अब आप क्या करोगे, k और t के बीच में आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो,
है ना। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, हमारा एक्सप्रेशन यही है, k इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी, है ना। आपको अलग अलग टेम्परेचर पे k मिल गया है ना। ग्राफ प्लॉट करने के लिए इसको सिंप्लीफाई कर दे ऐसे टर्म्स में कि हम ग्राफ को डिकोड कर पाए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, नेचुरल लॉग। तो एल एन के इक्वल टू एल एन ए ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी, यानी इसको कह सकते हैं एल एन के इक्वल टू एल एन ए प्लस ना एल एन ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी, है ना। अब वो फिर एल एन वो बेस ई है तो वो लॉग हट जाएगा, तो एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी लिख सकते हैं क्या, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, है ना। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब एक तरफ आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला, अलग अलग टेम्परेचर पे हमने के फाइंड आउट कर लिया है, तो हम क्या करें, एल एन के और टी का या 1/t का ग्राफ बना ले, 1/t का ग्राफ बना ले, है ना। एल एन के वर्सेज 1/t का ग्राफ हम बना लेते हैं, ऐसा करते हैं, है ना। तो एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ए बाई आर टी हो गया, तो हम क्या करें, एल एन के और 1/t का ग्राफ बना लें, ठीक है। ये क्या हो गया, एल एन के और ये क्या हो गया 1/t बन गया। इधर एल एन के और टी की वैल्यू हमको पता है एक्सपेरिमेंटली, तो यहाँ पे हम टी नहीं प्लॉट कर रहे हैं, क्या प्लॉट कर रहे हैं 1/t, तो 1/t और एल एन के का ग्राफ प्लॉट कर दिया, कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप, दिख रहा है स्लोप, स्लोप की वैल्यू क्या होगी माइनस ई ए बाई आर। तो भाई आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया और इस ग्राफ का स्लोप क्या है माइनस ई ए बाई आर, आ गया आपका ई ए, आ गया या नहीं भाई। ये ग्राफ प्लॉट करोगे यहाँ एंगल आ जाएगी, एंगल आ जाएगी तो उससे क्या आ जाएगा tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर, ठीक है। यहां से आपको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगा, क्लियर और नॉट। tan थीटा की वैल्यू जो है ये पॉजिटिव में आएगी कि नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में ही आएगी ना, tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव में भी आएगी, तो tan थीटा नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। कोई रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव हो सकता है क्या, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव होने को कैसे इन्फर करोगे आप, क्या समझ रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव आएगी तो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी अगर नेगेटिव आ रही है मतलब ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जिस पर रिएक्शन करा के वो प्रोडक्ट बना रहे हो। कोई रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव आ रही है तो वो उस फॉर्म में रहेगा ही क्यों, वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, दैट कंपाउंड इज नॉट एट ऑल स्टेबल, वो उस फॉर्म में रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव तुरंत लूज करके जिस फॉर्म में रहना, जो स्टेबल फॉर्म है उस फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव कभी नहीं आनी चाहिए, क्लियर। रेट ऑफ रिएक्शन हमने मेजर कर लिया, के कैलकुलेट कर लिया, के और 1/t का, एल एन के और 1/t का ग्राफ बना लिया, और इस ग्राफ का जो स्लोप है उससे आपको ई ए मिल जाएगा ऑन पेपर, है ना। ई ए को एक्सपेरिमेंटली आप डिफाइन, सॉरी एक्सपेरिमेंटली आप फाइंड नहीं कर सकते, कोई तरीका नहीं है जिससे आप एक्टिवेशन एनर्जी एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर पाओ। और कौन सा एक एनर्जी टर्म बताया था जिसको आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड नहीं कर सकते हो, एक एनर्जी टर्म जिसको भी पेपर पर हमने कैलकुलेट किया था, एक्सपेरिमेंटली नहीं फाइंड आउट कर पा रहे थे, मतलब केमिकल काइनेटिक्स में नहीं पढ़ाया है, कभी पढ़ाया होगा। गिब्स फ्री एनर्जी तो फालतू का टर्म है। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी पेपर पे एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट नहीं होता है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, बॉर्न हेबर साइकिल, बॉर्न हेबर साइकिल दिया ही क्यों गया है, लैटिस एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए। भले अलग बात है कि क्वेश्चन बनाते समय एग्जामिनर कुछ भी पूछ लेता है, लैटिस एनर्जी आपको परोस के भी दे देता है कभी कभी, पर बॉर्न हेबर साइकिल दिया किस लिए गया था, लैटिस एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो कुछ टर्म्स हैं जो आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए ये वाला तरीका है, ठीक है। लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ बेस 10 में है, बस डिफरेंस क्या हो जाएगा, स्लोप चेंज हो जाएगा, स्लोप कितना हो जाएगा माइनस ई ए बाई 2.303 आर, बस इतना ही डिफरेंस आएगा और कोई डिफरेंस नहीं आना है ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप, क्या ध्यान रखेंगे, जब ग्राफ दिया है तो पहले तो ग्राफ नेगेटिव स्लोप है, दूसरा जो ग्राफ है वो लॉग के है या एल एन के है, ये भी ध्यान रखेंगे। अकॉर्डिंगली आप ई ए की वैल्यू कैलकुलेट करोगे कि ई ए की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। ई ए बाई आर टी है, ई ए बाई ई ए बाई आर है या ई ए बाई 2.303 आर है, ये आपको देखना पड़ेगा, ये सवाल है, ये बताना है।
बोलो जतिन, क्यों बैठ गए थे शांति से? कितना आ रहा है? √3 इंटू 2.303 आर। ठीक है, सबका ही आ गया ना, बाकी जोड़ घटाना करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आर की वैल्यू भी ध्यान रखना, आर की वैल्यू क्या लिखनी चाहिए आपको। आर की वैल्यू अगर आप 8.314 रखोगे तो आंसर आपका ये का जूल में आएगा, कैलोरीज में रखोगे तो कैलोरीज में आएगा, तो अकॉर्डिंगली आप आर की वैल्यू रखिएगा। जिस यूनिट में आपको ये दिया उस हिसाब से आप आर की वैल्यू रखना है ना। आर की वैल्यू भी अपने आप में बहुत बार आपको गड़बड़ कराती है, तो आर की वैल्यू बहुत क्लियर होनी चाहिए कि कब आर की क्या वैल्यू रखनी है। कुछ जगह होती है जहां पे आर की वैल्यू फिक्स होती है कि यही वाली रखनी है और कुछ रखनी नहीं है ना। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखना है कि आर का क्या है। जहां एनर्जी के साथ रिलेट हो रहा है तो वहां तो आप देख लेना कि एनर्जी का कौन सा टर्म है, जो एनर्जी का टर्म होगा वही आर वाला टर्म लेना पड़ेगा आपको। फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज 100। यहाँ पे टर्म क्या यूज कर दिया? फ्रीक्वेंसी फैक्टर, मतलब ए की वैल्यू दे रखी है आपको, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है आपको, के निकालना है। दक्ष बड़ा आलसी दिख रहा है इस समय, क्या बात है? हाँ, सो गया था, उठ के आया कर, सो के मत आया कर। आने के पहले कम से कम आधा 1 घंटा पहले उठ के तब आया कर। आंसर क्या है? बी। बाकी लोग भी बताएं भाई। सी। बी आ रहा है? ए आ रहा है? अच्छा, बी आ रहा है। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन कर लो भाई। एल के की वैल्यू या तो 1 आ रही है या तो 10 आ रही है। 100 सॉरी रेट कांस्टेंट के की वैल्यू है ना, ऐसी आ रही है, मतलब थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलेगा। ठीक है, ये आपका log k इक्वल टू log a माइनस ए बाई 2.303 RT। क्या क्या दिया हुआ है? log a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। log a की वैल्यू तो 2 हो जाएगी। फिर माइनस ये तो आपको निकालना है, नहीं ये आपको दिया है 19137 2.303 आर क्या रखने वाले हो? 8.314 और टेम्परेचर आपको दे ही रखा है, सारी वैल्यूज डाल दो, है ना। डाल दिया? डाल के अब इसको करके देखो, ये वैल्यू लगभग लगभग कितनी आ जाएगी? ये 19,000 मतलब 20,000 के आसपास मान लो। ये 2.3 है और ये 8.3 है। एक को 2.5 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको थोड़ा बढ़ा लो, इसको थोड़ा घटा लो, तो ये 2.5 और इसको 8 मान लिया लगभग लगभग, और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना दिख रहा है? 2 के आसपास दिख रहा है कि नहीं? 20,000 के आसपास दिख रहा है, 20,000 के आसपास ये भी है ना। तो नियरली 1 आ गया, तो 2 - 1 1। तो के की वैल्यू, लॉग के की वैल्यू 1 है, उसके लिए के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 10। समझ में आई बात? क्लियर और नॉट? के की वैल्यू या तो 1 होगी, के की वैल्यू 1 होगी या 10 होगी या 100 होगी या 1000 होगी। उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज आप देख लोगे ना, क्योंकि आपके पास उतना ही तो ऑप्शन है। समझ आई बात? बोर्ड में भी हो जाएगा, इतना लिख दिया तो बोर्ड का भी काम हो गया। हाँ बस इतना लिख दिया, बस उसके बाद लिख दिया कि इसको वो सॉल्व करता रहेगा आगे का। अब इसके बाद क्या सॉल्व करेगा? उसको पता है कि भाई तुम कंपटीशन की तैयारी करो, इसको फटाफट तुमने इसको 1 कर दिया है। इतना लिखने के बाद अगर के इक्वल टू 10 लिखते हो तो नंबर नहीं काटेगा तुम्हारा, कहीं नहीं जाना है नंबर। इतना कुछ लिखा तो 92 और आंसर 93.3 है। वो कभी कभी होता है, तो उसको लेके बैठ के एकदम सदमे में मत आ जा। रेशियो ऑफ 2 रेट कांस्टेंट्स एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो रेट कांस्टेंट चेंज होता है या नहीं होता है? होता है, चेंज होता है ना। रेट कांस्टेंट का टेक का रिलेशन तो पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट्स है उनका रिलेशन। भाई आपको एक तो तरीका है कि टेम्परेचर दिया हो, एक्टिवेशन एनर्जी दिया हो, तो आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो। एक तरीका है कि अलग अलग
एक ही पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अलग अलग टेम्परेचर दिए हैं और रेट कॉन्स्टेंट्स आपको निकालना है, वहां पे ये वाला टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये तो होगा भाई, एक्टिवेशन एनर्जी दे दिया, आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है, K इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी है ना। अब आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट निकालना है, तो आपको ए और ई ए वाला टर्म पता होना चाहिए, है ना। अब आपको क्या कह रहा है कि ए और ये का टर्म दे ही नहीं रहा है, आपको तो क्या बोल रहा है कि इस टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट ये है, दूसरे टेम्परेचर पे आप रेट कांस्टेंट बता दीजिए। तो वहां पे फिर क्या होगा, बाकी के टर्म्स क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आप रिलेट कर सकते हो डायरेक्टली, है ना। तो अलग अलग टेम्परेचर्स पे रेट कांस्टेंट, तो फिर वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी कोई मैटर नहीं करता है, आर्नियस इक्वेशन का, आर्नियस फैक्टर का कोई मतलब नहीं बनता है। तो वो बात कर रहे हैं कि जब आपको बाकी के डेटा ना दिए हों, एक टेम्परेचर पे के दिया हो और दूसरे टेम्परेचर पे आपसे के पूछा जाए, या दो के दिए हुए हैं, एक के लिए टेम्परेचर दिया और दूसरे का टेम्परेचर आपसे पूछा जाए, तब आप क्या करोगे, समझ आ गई बात। तो मान लिया रेट कांस्टेंट T1 टेम्परेचर पे K1 है और T2 टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट है वो K2 है ना, जहां पे T2 ग्रेटर देन T1, तो T2 ग्रेटर देन T1 हो तो ऑब्वियसली K2 भी ग्रेटर देन K1 ही होगा। ये तुमने सीखा ही है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, बढ़ेगा। चलो अब इक्वेशन लिखा, पहला इक्वेशन K का इक्वेशन क्या था, log K was log A माइनस ई ए बाई आर टी था, ये तो था ना। तो पहले ये वाला टर्म लिख लिया, बस इतना ही किया है। पहले ये लिख रहे थे, बाद में ये वाला टर्म लिख रहे थे, अब मैंने पहले ये वाला टर्म लिख लिया, बाद में ए वाला टर्म लिख दिया, ठीक है। तो log K1 क्या हो जाएगा, माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी वन लॉग ए। एक ही रिएक्शन, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट देख रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आर्नियस फैक्टर क्या होगा, सेम होगा। उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होगा, सेम होगा। तो दूसरे वाले टेम्परेचर पर जब आप K का एक्सप्रेशन लिखोगे तो ये K2 हो जाएगा, ये सेम रहेगा, बस टेम्परेचर क्या होगा T2 और लॉग ए वापस वही। समझ में आ रही बात। एक सेम रिएक्शन के लिए, एक ही रिएक्शन, उसी के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे T1 और T2 दो टेम्परेचर थे, जिसपे K1 और K2 को आपको रिलेट करना है। समझ आ गई बात। दो इक्वेशंस लिख ली, आप क्या करें, इनको रिलेट करना है, सब्सट्रैक्ट, लॉग में है ना तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लॉग में है तो 2 में से 1 को माइनस कर दिया, 2 में से 1 को माइनस किया तो ये वाला टर्म खत्म, ठीक है। log K2 माइनस log K1, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, ये माइनस में और ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये वाला टर्म पहले आ जाएगा, ई ए आर T1 माइनस ई ए आर T2। समझ में आई बात, दिस माइनस दिस करना है तो माइनस ऑफ माइनस ये क्या हो गया, प्लस, तो ई ए आर T1 माइनस ई ए आर T2, ये बाई 2.303 आर कॉमन ले ले, 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 और ये K2 बाई K1, तो log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2. This is a very very important equation. Straight इस इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपको सीधा। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए दो टेम्परेचर्स और दो रेट कांस्टेंट्स, ये चार चीजें हैं, 1 2 3 4 और एक एक्टिवेशन एनर्जी 5, 5 चीजें इस इक्वेशन में। इन 5 चीजों में कोई 4 चीज आपको दी होगी, या तो सीधी तरीके से या तो टेढ़े तरीके से, और 5वीं चीज आपको निकालनी पड़ेगी। समझ आ गई बात। यहाँ पे आर्नियस फैक्टर की कोई जरूरत आपको नहीं है। क्लियर क्वेश्चन। आपको दो टेम्परेचर दिए हैं और दो के की वैल्यू दी है, क्या चीज निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी। वो जो इक्वेशन हमने लिया था उसमें 5 चीजें थी, 5 में से 4 चीज तो आपको डायरेक्टली दे रखी है, 23.03 क्या 23.03 किलो कैलोरी में, हाँ तब ठीक है, किलो कैलोरीज में 23.03 आ जाएगा, मतलब किलो जूल में, सॉरी किलो कैलोरी में नहीं, किलो जूल में, ठीक है ना, 23.03 जूल्स, किलो जूल, ठीक है। सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, बस वो रखना है, ई की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन याद रहना चाहिए, 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 करना है,
है ना। कभी अगर कंफ्यूज भी हो तो ये समझना ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से ज्यादा होनी चाहिए। उसके लिए आप देख लेना T2 T1 से ज्यादा टेम्परेचर है तो आप देख लेना ये वैल्यू ज्यादा कैसे आएगी। ये वैल्यू ज्यादा आने के लिए ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये टर्म कब कब होगा, जब यहाँ T2 रखोगे, T2 इज हायर टेम्परेचर, इसलिए 1/T1 माइनस 1/T2। क्योंकि हम याद तो कर लेते हैं, हमारे पास पूरा पिक्चर है दिमाग में कि ये इक्वेशन है, कंफ्यूज कहाँ होता है, K1/K2, 1/T1 माइनस 1/T2 या 1/T2 माइनस 1/T1, यही कंफ्यूजन होता है। तो भाई टेम्परेचर के साथ K बढ़ता है, मतलब ये टर्म तो पॉजिटिव चाहिए, ये टर्म पॉजिटिव आने के लिए पूरा टर्म पॉजिटिव चाहिए। ये पूरा टर्म पॉजिटिव चाहिए तो उसके लिए ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये वाला टर्म छोटा होना चाहिए, मतलब T2 बड़ा होना चाहिए। तो हायर टेम्परेचर यहां रखना है आपको, ठीक है। कभी कभी आपको इक्वेशन देगा यहाँ पे माइनस लगा देगा, तो फिर 1/T2 माइनस 1/T1, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। भाई आपको इक्वेशन जो परोस के दिया है या आप लिख रहे हो, कभी कभी आपको यहाँ पे माइनस याद आएगा, तो आपने यहां माइनस लगा दिया तो फिर 1/T1 T2 माइनस 1/T1 करना पड़ेगा। मतलब एक बार जब आप इक्वेशन लिखो सॉल्व करने, वैल्यूज डालने के पहले एक बार चेक कर लो कि ये इक्वेशन सही है या नहीं। T2 इफ ग्रेटर देन T1, K2 शुड बी ग्रेटर देन K1, वो एक बार चेक कर लो, फिर उसमें वैल्यूज डालोगे। क्योंकि आपने सारा काम किया, सब कैलकुलेशन कर लिया, बस थोड़ा सा ऑर्डर का गलत कर दिया है, पूरा काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उसको एक बार चेक करके ही काम करेंगे, ठीक है। आरएनएस इक्वेशन के एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन का क्या मतलब हुआ, दो तरह के एक्सेप्शंस हो सकते हैं। एक तो भाई आरएनएस इक्वेशन यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ ही ना रहा हो, ये भी एक्सेप्शन है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ तो रहा है लेकिन आरएनएस इक्वेशन को फॉलो करते हुए नहीं बढ़ रहा है, ये भी एक्सेप्शन है। टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन रेट कांस्टेंट नहीं बढ़ रहा है, एक्सेप्शन ही हुआ। टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है लेकिन उस इक्वेशन के हिसाब से नहीं बढ़ रहा, दैट इज आल्सो एक्सेप्शन। तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए, जैसे बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की बात करें तो टेम्परेचर के साथ बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ता है, लेकिन एक मैक्सिमम होने के बाद अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आरएनएस इक्वेशन को फॉलो, मतलब बढ़ रहा है उसके बाद घट रहा है, आरएनएस इक्वेशन को तो फॉलो नहीं कर रहा है कहीं भी, ठीक है ना। आरएनएस इक्वेशन को फॉलो करें टेम्परेचर के साथ हमेशा बढ़े, तो बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने के बाद फिर घटने भी लग रहा है। ये क्या, इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर या इन्वर्जन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के बाद बैक्टीरियल एक्टिविटी क्या हो रही है, उलट जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर। समझ आ गई बात। दूसरा, ऑक्सीडेशन ऑफ एनओ। एनओ का जो ऑक्सीडेशन है ये बिल्कुल गड़बड़ करता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एनओ का ऑक्सीडेशन में रेट जो है वो टेम्परेचर के साथ घटता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है रेट घट रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ एनओ ये क्या हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। और लास्ट में एक एग्जांपल और याद रखेंगे, एक्सप्लोजन्स। जब एक्सप्लोजन्स होते हैं तो वहां क्या होता है, पहले टेम्परेचर देना पड़ता है, टेम्परेचर देते हो रिएक्शन की रेट बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। एक टाइम आता है एक्सपोनेंशियली बढ़ते बढ़ते जब बहुत फास्ट रिएक्शन होता है वो ब्लास्ट कर जाता है, उस टाइम पे क्या हो रहा है, बहुत तेज बढ़ जा रही है, फिर आरएनए से इक्वेशन वगैरह की चिंता नहीं करता, फिर वो इक्वेशन से नहीं बढ़ता है, उसके बाद बहुत तेज बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, पहले तो रेट बढ़ रहा है टेम्परेचर के साथ और उसके बाद अचानक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, वहां पे क्या हो जाता है, ब्लास्ट, फिर आरएनएस इक्वेशन फॉलो नहीं कर रहा है। तो दीज आर सम एक्सेप्शंस टू आरएनएस इक्वेशन। यहां तक बात समझ में आ गई। डन। अब मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की थोड़ी सी बात करनी है। मैकेनिज्म मोस्टली तो ये वाली बात हो चुकी है, थोड़ी बहुत बात रह गई, उसको एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। मैकेनिज्म मतलब कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रहा है या मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है, दैट इज मैकेनिज्म। तो सिंगल स्टेप में होगा तो उसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, एक से ज्यादा स्टेप्स में होता है तो उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रहा है मतलब उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, ये तय है, तो उसका जो ग्राफ आएगा एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के बीच में, उसमें कितने पीक्स आएंगे, एक पीक, एक ही स्टेप में वो कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा। ये जो पीक है ये क्या बताता है, ट्रांजिशन स्टेट। तो रिएक्टेंट एक पीक क्रॉस करेगा और सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसा ग्राफ है जो सिंगल स्टेप मतलब एक पीक ही वाला ग्राफ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो बहुत बार आपको बोले जाए फॉर दिस रिएक्शन दिस इज द ग्राफ, आपको लिखा नहीं है एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऐसा ग्राफ बना दिया, तो आप ग्राफ से ही समझ जाइए इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। एक बार में बस रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, एक ही बार में एक ही बैरियर क्रॉस करना पड़ा, यानी एक स्टेप में कन्वर्जन हो गया। सो दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन।
समझ आ गई बात? पीक को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। अब हमारे पास एक इस प्रोडक्ट टाइप कोई रिएक्शन है ना, एलिमेंट्री रिएक्शन अगर वो है ना, आपसे बोल दीजिएगा एक इस प्रोडक्ट टाइप कोई रिएक्शन, इट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, आपको बोलेगा इनमें से कौन सा ग्राफ उसके लिए होगा। तो अगर आपको एक इस प्रोडक्ट टाइप रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आप देख लेना, क्या देखोगे? सिंगल स्टेप वाला। कोई भी ग्राफ जिसमें एक से ज्यादा पीक होगा वो उसका ग्राफ हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये चेक करना है कि मल्टीपल पीक्स वाले ग्राफ वहीं कैंसिल आउट हो गए। दूसरा आपको और क्या चेक करना है? एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। एक इस पी टाइप जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक है ना, ये आपको ऐसा ही बोल देगा एक इस पी टाइप कोई रिएक्शन है उसका ग्राफ ऐसा है, तो भाई सिंगल पीक होगा। अब उसमें इस ग्राफ को देख के बता दोगे वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। यहाँ एक्सो या एंडो लिख दिया, मान लो लिख देता कि एक ही पी टाइप कोई रिएक्शन है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये ग्राफ सही होगा क्या? गलत है। क्या होगा? पी नीचे आएगा। एंडोथर्मिक है तो पी रिएक्टेंट के ऊपर आएगा। समझ आई बात? तो ग्राफ से भी रिएक्शन क्या होगा? रिलेट हो जाता है। ठीक है। अब बोल रहा है कि एक इस प्रोडक्ट टाइप कोई रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन बोल दिया तो आप इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसा लिख सकते हो। जब बोल ही दिया कि एलिमेंट्री है तो रेट लॉ एक्सप्रेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो, है ना। तो तीन चीजें हैं जो आपस में रिलेटेड है, एक तो वो ग्राफ, दूसरा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट की ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और तीसरा इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये दोनों आपस में रिलेट हो रही थी, और साथ में एक और चीज आ गई, क्या? ग्राफ। अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा तो उसमें एक ही पीक होगा। तो ये तीनों चीज एक दूसरे को रिलेट कर रही हैं। ऐसा है तो ये भी है, और ये है तो ये भी है। अगर ऐसा है तो ये रिएक्शन होगा, और अगर ये रिएक्शन है तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है अगर ये, तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा? ऐसा होगा। ये तीनों चीजें आपस में रिलेट हो गई। मॉलिक्युलरिटीज की क्या होगी? 1। ए गिफ्ट प्लस बी गिफ्ट प्रोडक्ट टाइप कोई रिएक्शन अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, ऐसा कोई रिएक्शन है और ये एलिमेंट्री रिएक्शन आपको लिखा हुआ है, मतलब इसका ग्राफ बनाओगे तो अगेन एक ही पीक आएगा इसका, के a⁻1 b⁻1 ऑर्डर 2, मॉलिक्युलरिटी भी 2। ठीक है। a प्लस 2b गिव्स प्रोडक्ट टाइप रिएक्शन और लिखा हुआ है कि इसका रेट कांस्टेंट ऐसा है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर 3, मॉलिक्युलरिटी भी 3। ठीक है, यही सारी बातें हैं। हाँ, किसी भी रिएक्शन के लिए सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट जो है अगर 3 से ज्यादा हो गया तो वो रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगा, ये तय है ना। तो हेबर्स प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है? कुछ कह सकते हैं क्या अगर कुछ नहीं बताया जाए तो? हेबर्स प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया ये एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है? बिना किसी इंफॉर्मेशन के बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं ना। हेबर्स प्रोसेस क्या है? N2 + 3H2 gives 2NH3। कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हो गए? 4 मॉलिक्यूल हो गए, मतलब कभी सिंगल स्टेप रिएक्शन ये हो ही नहीं सकता। मॉलिक्युलरिटी कभी 4 नहीं हो सकती है। ठीक है ना, तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगा। उल्टा बोले, अगर कोई रिएक्शन में सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 या उससे कम आ रहे हैं तो हमेशा वो एलिमेंट्री रिएक्शन ही होगा, ये जरूरी है क्या? नहीं, वो हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन होगा ये जरूरी नहीं है। 3 से ज्यादा होंगे तब तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकता है, मल्टीपल स्टेप ही है। लेकिन 3 से कम हो तो एलिमेंट्री रिएक्शन ही हो ये जरूरी नहीं है, वो तब भी मल्टीपल स्टेप रिएक्शन हो सकता है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन, अब ध्यान सुनो, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बतानी है आपको, जिस पे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है तो वहां पे क्या होगा? इंटरमीडिएट्स बनेंगे। ए से जेड बनना है तो ए से जेड डायरेक्टली नहीं बनेगा, ए से पहले पी बनेगा, पी से फिर एस बनेगा, फिर एस से जेड बनेगा, है ना। तो बीच में जो चीजें बनी है उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट्स। बीच में जो चीजें बनी है उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट्स, है ना। और कभी भी जब आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हो तो इंटरमीडिएट्स नहीं दिखने चाहिए। मैंने शुरू में जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था आपको बताया था, जब भी आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हो तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? प्रोडक्ट हो सकता है, कैटलिस्ट भी हो सकता है, लेकिन कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट्स नहीं होने चाहिए। भाई सीधा सा फंडा है। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बताता है कि हम क्या चीजों को बढ़ा घटा के रिएक्शन के प्रोडक्ट को या यील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। वो किन किन चीजों की कंसंट्रेशन है जिनको बढ़ाने या घटाने से रिएक्शन का रेट बढ़ या घट सकता है। ठीक है, तो हमारा कंट्रोल किस पे होगा? भाई A reacts with B in presence of D to form F, ये रिएक्शन है। A reacts with B in presence of D as a catalyst, it forms F। अब अगर इस रिएक्शन को ऊपर नीचे करना है तो हमारा कंट्रोल किस पे है? हम A के कंसंट्रेशन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, हम B के कंसंट्रेशन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, हम F के कंसंट्रेशन को ऊपर नीचे कर सकते हैं क्या?
कर सकते हैं भाई, एफ जो बना है उसको हटा दे, एफ का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो एफ के कंसंट्रेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कैटलिस्ट के कंसंट्रेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रिएक्शन का जो, अगर ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है और पहले ए से आर बन रहा है, फिर ये आर जो है ये बी से कंबाइन करके तब एफ बना रहा है, सपोज ऐसा हो रहा है, तो क्या इस आर के कंसंट्रेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। इंटरमीडिएट्स आर समथिंग विच आर फॉर्म्ड एंड इमीडिएटली यूज्ड अप इन द रिएक्शन, तो इसके कंसंट्रेशन को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ऊपर से क्या हम ये डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं? नहीं। ठीक है, मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन में कभी भी जो इंटरमीडिएट वाला टर्म है ये नहीं आना चाहिए। आप कभी रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो इंटरमीडिएट अगर आ रहा है मतलब हमारे रेट लॉ एक्सप्रेशन अभी सही नहीं बना है, उसको हमें सही करना पड़ेगा, है ना। तो जो हमारे स्टेप्स है वो फॉलो करेंगे जब आप, तो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन के लिए जब आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे तो कभी कभी ऐसा होगा कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो हमने सीखा है उस हिसाब से इंटरमीडिएट्स आ जाएंगे, तो फिर हमारा काम बढ़ जाएगा। वहां पे क्या करना पड़ेगा, फिर इंटरमीडिएट वाले टर्म को हमको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या कैटलिस्ट किसी भी फॉर्म में उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ध्यान रखना अल्टीमेटली जो एंड में रेट लॉ एक्सप्रेशन बने उसमें या तो रिएक्टेंट होगा या तो प्रोडक्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा कैटलिस्ट हो सकता है, इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। अगर आ गया आप सीधे बोल सकते हो कि ये एक्सप्रेशन गलत है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है आर गिव्स पी, इसका मैकेनिज्म लिख के दिया, आर से पहले ए बना, फिर ए से बी बना और फिर बी से पी बना, मल्टीपल स्टेप में हो गया। ठीक है, ये जब रिएक्शन के लिए ग्राफ बनाओगे तो पहले बताओ ग्राफ में कितने पीक्स आएंगे? तीन पीक्स आएंगे। पहले आर से ए बनेगा उसमें एक ट्रांजिशन स्टेट, फिर ए से बी बनेगा उसमें एक ट्रांजिशन स्टेट और फिर बी से पी बनेगा उसमें एक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, K1 K2 K3 तीनों रिएक्शन के क्या है? रेट कांस्टेंट है ना। K1 K2 K3 तीनों रिएक्शन के रेट कांस्टेंट, इसका ग्राफ हमने बना दिया, ऐसा इसका ग्राफ आया। पहले आर से क्या बना? ए, तो यहां आ गया ए, फिर ए से क्या बना? बी, फिर बी से क्या बना? पी। तीनों के ट्रांजिशन स्टेट्स, ट्रांजिशन स्टेट 1 2 और 3। ठीक है, ये हो गया। अब इस ग्राफ के बेसिस पे क्या आप बता सकते हो कि स्टेप 1 2 3 में कौन सा स्लोएस्ट स्टेप है? ग्राफ तो यही है, समझ में आ रहा है? 3 पीक से 3 स्टेप है, तो ग्राफ तो सही है। अच्छा, ग्राफ को देख के पहले तो ये बताओ एक्सोथर्मिक ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? ओवरऑल रिएक्शन तो एंडोथर्मिक है, ये क्लियर दिख रहा है, ये ऊपर है वो नीचे है। ठीक है, अब बताओ कौन सा स्टेप जो है वो स्लोएस्ट स्टेप है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ? स्लोएस्ट स्टेप मतलब जिसका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर सबसे ज्यादा हो, तो यहाँ पे बैरियर इतना है, यहाँ पे बैरियर कम है और यहाँ पे बैरियर थोड़ा ज्यादा है, तो सबसे स्लो कौन सा है? फर्स्ट स्टेप। और सबसे फास्ट स्टेप कौन सा है? सेकेंड स्टेप इज फास्टेस्ट स्टेप। समझ में आई बात? एक्स सबसे ज्यादा है, वाई सबसे कम है, ये बैरियर सबसे कम है, तो सबसे फास्ट स्टेप कौन सा है? सेकंड स्टेप। और सबसे स्लो स्टेप कौन सा है? फर्स्ट स्टेप। समझ आ गई बात? तो ये रिएक्शन दे दिया, इस रिएक्शन का बोल दे ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ से आप मैकेनिज्म लिख सकते हो क्या? और वो मैकेनिज्म दे दिया तो आप ये लिख सकते हो, लिख सकते हैं या नहीं? अब आपको पता चल गया कि स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है? पहला वाला स्टेप स्लोएस्ट स्टेप है। तो अगर स्लोएस्ट स्टेप पता है तो क्या आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हो? लिख सकते हो। क्या लिखोगे? K_R⁻⁴ K_R⁻⁴ लिख सकते हो आप। ठीक है ना। अब सपोज ये रिएक्शन है 2A + 3B गिव्स A2B3, ये कोई रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, मैकेनिज्म भी दे दिया आपको, बता भी दिया कि सब पहला स्टेप जो है वो स्लोएस्ट स्टेप है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाओ। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बनेगा? Ka⁻1 B⁻1 Ka⁻1 B⁻1 ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2, मॉलिक्युलरिटी भी नॉट डिफाइंड। मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, मॉलिक्युलरिटी नॉट डिफाइंड। अच्छा, मॉलिक्युलरिटी ऑफ ईच स्टेप पूछ रहा है तो पहले के दो नहीं, तीनों के बताओगे, पहले का 2, दूसरे का 2 और तीसरे का 3। ओवरऑल पूछता तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ पे जो रेट है वो ए और बी पर डिपेंड होता हुआ दिख रहा है। क्या रिएक्टेंट में ए और बी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है ये। ठीक है, आप देखना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स मैच नहीं कर रहे हैं, हमको बहुत क्लियर भी है कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं, आपको स्टेप्स दे ही रखा है। ए के कंसंट्रेशन पे और बी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है 1 टाइम सिर्फ। ठीक है, अब सेम यही क्वेश्चन हमने लिया, सब कुछ यही ले रही हूं, बस मैं क्या कर रही हूं, आरडीएस चेंज कर दे रही हूं, है ना। सेम यही क्वेश्चन ले रहे हैं और इसका आरडीएस चेंज कर दे रहे हैं एक बार। ये कुछ नहीं चेंज किया है, सिर्फ आरडीएस चेंज कर दिया मैंने।
RDS ये हो गया। अब क्या होगा, अब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे तो क्या होगा, ए बी का कॉन्सेंट्रेशन और ए के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल, ऐसा ही लिखेंगे, सॉरी ए बी और बी के प्रोपोर्शनल। ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन बना। ये जो एक्सप्रेशन बना है, क्या ये एक्सप्रेशन सही है? ये एक्सप्रेशन सही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि अभी यहाँ पे इंटरमीडिएट वाला टर्म आ गया। कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट का टर्म नहीं होना चाहिए, ये तय है ना। तो अब इंटरमीडिएट के कंसेंट्रेशन को हटाना है हमको, यानी ए बी का कॉन्सेंट्रेशन आपको लिखना है। किसके टर्म्स में लिख सकते हो? ए के टर्म्स में लिख सकते हो, बी के टर्म्स में लिख सकते हो, और फाइनल प्रोडक्ट A2B3 के टर्म्स में लिख सकते हो। इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए ए बी की जगह। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टेप है जिसमें ए बी इज गेटिंग रिलेटेड विथ आइदर ऑफ दीज थ्री। सिर्फ इन्हीं तीन से में से किसी से रिलेट हो रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। तो पहले स्टेप में ए बी इज गेटिंग रिलेटेड विथ ए एंड बी, ये स्टेप यूज कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में ए बी जो है वो AB2 से रिलेट हो रहा है, जो यूज नहीं करना है, ये भी इंटरमीडिएट है। तीसरे स्टेप में ए बी है ही नहीं कहीं, तो ऑब्वियसली पहला स्टेप ही है जो ए बी को रिलेट कर रहा है ए और बी से। ये जो पहला स्टेप है, इसको मोस्टली आपको दिया होगा क्वेश्चन में, वो रिवर्सिबल ही देगा, है ना। तो फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल स्टेप है, इसको मान ले बैकवर्ड, और इसका रेट कांस्टेंट मान लिया K4। इसका रेट कांस्टेंट मान लिया K4। क्वेश्चन में आपको दिया होगा वो रिवर्सिबल होगा। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, ये बताने के लिए कि आप आइडेंटिफाई भी कर पाओ कि कौन सी स्टेप से आपको रिलेट करना है, ठीक है ना। तो उस स्टेप से रिलेट करना है जिसमें जो इंटरमीडिएट हो वो सिर्फ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, ठीक है। तो इसको मान लिया K4। अब ध्यान से देखना, फाइंड द स्टेप इन विच ए बी कैन बी चेंज टू ए एंड बी, या इवन A2B3 से भी रिलेट कर सकते थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं था। तो वो स्टेप 1 है। अब देखना, अज्यूम दैट स्टेप टू बी रिवर्सिबल, उस स्टेप को आप क्या मान लोगे? रिवर्सिबल मान लोगे। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में आपको सारे स्टेप्स रिवर्सिबल करके सारे के रेट कांस्टेंट्स दिए हो, K1 K2 K3 K4 K5 K6, है ना। तो आप क्या करोगे? उस स्टेप को रिवर्सिबल मान लोगे। अब समझना, ये ओवरऑल रिएक्शन हुआ फर्स्ट स्टेप, A प्लस बी गिव्स AB, ये रिवर्सिबल है। इधर का रेट कांस्टेंट K1, इधर का रेट कांस्टेंट K2, अब सॉरी K4। अब क्या देखेंगे? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर होता है, यानी K1 इंटू A इंटू बी शुड बी इक्वल टू K4 इंटू AB। यही तो होता है, यही तो होता है। अब आपको क्या करो, आपने क्या लिखा? K1 इंटू A इंटू बी इज इक्वल टू K4 इंटू AB, यही तो लिखा आपने। अब आपको क्या चाहिए? AB तो चाहिए। AB क्या हो जाएगा? K1 बाई K4 A इंटू बी, K1 बाई K4 A इंटू बी, ठीक है। ये आ गया AB आपका, क्लियर। बस अब आपको क्या करना है? AB की जगह ये पूरा लिख देना है, ठीक है। AB की जगह आपने वो पूरा लिख दिया तो क्या हो जाएगा? K2 तो पहले से था, K1 बाई K4 भी आ गया, मतलब K2 K1 बाई K4, उसके बाद A का स्क्वायर, नहीं A इंटू बी का स्क्वायर, A इंटू बी का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट मिला करके एक नेट कांस्टेंट आ जाएगा K इफेक्टिव, उसको बोल देंगे। इसकी वैल्यू दी होगी, इसकी वैल्यू दी होगी, इसकी वैल्यू दी होगी, सब आपको देखना पड़ेगा। अब आपको क्वेश्चन जब पूछेगा तो आपको ऑर्डर पूछ सकता है, मॉलिक्युलरिटी पूछ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। उसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि इस रिएक्शन के लिए नेट K इफेक्टिव क्या होगा, पूछ सकता है ना भाई। आपको इतने सारे K दिए हुए हैं, आपको पूछेगा नेट K इफेक्टिव क्या होगा, तो नेट K इफेक्टिव क्या होगा? K2 K1 बाई K4। समझ गई बात, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लीजिए ऐसा, ऑर्डर पूछा ही नहीं मैंने। रेट लॉ बताओ मुझे, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन बताइए। O3 की पावर 2 और O2 की पावर -1, O3 की पावर 2 और O2 की पावर O2 की पावर -1, इसलिए आ गया फर्स्ट। ठीक है। क्या क्या हो गया? सूची आलस आ रहा है। मुझे नहीं दिख रहा। तेरी किस्मत ही खराब है, तूने ही बोला था। मेरे को सब खराब वाले सेट ही मिलते हैं।
क्या बोले हैं सर? 100 वाला चॉकलेट देंगे, सब मिल के सॉल्व कर दोगे तब भी? नहीं मैं अकेले किया हूँ, बट चॉकलेट सब खाएंगे। सर ने यही ऑफर दिया था क्या कि जो सॉल्व करेगा उसको मिलेगा, या कोई भी सॉल्व करेगा मिलेगा सबको? इन लोगों ने मान लिया, ये लोग ही कह रहे थे। आई नहीं बात। अभी हमारे ऐसे भी एक किटकैट बनता है। एक किटकैट किस बात के लिए? सर ने एक क्वेश्चन दिया था, मल्टीपल क्वेश्चन का सेट दिया था। अच्छा, ऑनलाइन भेजा था, हाँ तुम दोनों ने सॉल्व किया था उसको, बाकी लोग भेजते ही नहीं हो तुम लोग। फिर किटकैट भी नहीं मिलेगा हमें, तो किटकैट थोड़ी ऑनलाइन भेज देंगे। अच्छा, इकट्ठे मिलेगी किटकैट, बड़ा वाला, छोटा छोटा वाला चाहिए, रोज एंजॉय कर लेते हैं। मतलब आज वाला आंसर दिया तो अगली क्लास तो फिर सर को छोड़ना मत, ले ही लेना। अगर किटकैट मोटिवेशन दे रहा है तो फिर ले लो भाई। अगर दो लोगों को किटकैट अगर मिलने से बाकी लोग भी सॉल्व कर रहे हैं तो फिर बनता है दो लोगों को किटकैट देना। मैं तो बोलूं बाकी और अच्छा मोटिवेशन लाने के लिए हमें बड़ा वाला किटकैट दिया। अगली बार फिर सब कर गया तो फिर हम बड़ा वाला क्वेश्चन भी दिया जाए, हिले ही ना। ऑर्गेनिक होनी चाहिए। ठीक है, ये आ गया कि नहीं? आ गया, सबका आ गया कि कोई ऐसा है जिसका नहीं आया? किसी का नहीं आया तो बता दो भाई। प्रखर आया? अगल बगल सब गधे हैं, किसी को मत देखो, किसी को कुछ नहीं आता है, बस आप ही बैठे हैं इस क्लास में। अपने आप को देखो, बताओ अगर नहीं समझ में आया तो। भाई हमने क्या लिखा, ये हमारा इक्वेशन क्या है? स्लोएस्ट स्टेप का इक्वेशन है। तो हमने स्लोएस्ट स्टेप है तो हमने सीखा था क्या कि स्लोएस्ट स्टेप में जो रिएक्टेंट्स उससे हम क्या लिख सकते हैं। तो हमने लिखा तो पता चला कि ये इंटरमीडिएट, ये लिख नहीं सकते। तो अब हमारे पास एक टारगेट आ गया। क्या आ गया? कि इस ओ को हटाना है। अब इस ओ को कैसे हटाएं? तो ओ को हटाने के लिए कौन सा वाला स्टेप देना पड़ेगा? पहला वाला स्टेप है जिसमें से आप ओ को हटा सकते हो। ओ जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ रिलेट हो रहा है, तो इसलिए पहला वाला स्टेप है, और पहला वाला स्टेप रिवर्सिबल भी दे रखा है ना। तो अब आप क्या लिखोगे? K1 इंटू O3 शुड बी इक्वल टू K2 इंटू O2 इंटू O, क्योंकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या है? बराबर। रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या है? K1 इंटू O3। रेट ऑफ बैकवर्ड क्या है? K2 इंटू O2 इंटू O। बस इक्वेट किया, O आ जाएगा आपको K1 K2 के टर्म्स में, K1 K2 O2 और O3 के टर्म्स में। ठीक है ना, ये आ गया। बस आपने क्या किया? O की जगह ये पूरा टर्म डाल दिया। K इफेक्टिव क्या हो जाएगा? K3 K1 बाई K2। ठीक है, तो यहां पे आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। बंद कर दे ऋषि जरा उसको।